गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने पर्यावरणीय कारक पढ़ा, उसके बाद अपने जो टॉपिक चल रहा है आपको बताइए पर्यावरणीय कारक, उसमें अभी जो अपने मर्दाई कारक एपेडिक फैक्टर चल रहा है उसके अंदर अपन ने बात की थी सोयल की, और फिर मर्दा के संगठन की बात कर रहे हैं। तो मर्दा के संगठन में अपन ने जो बात कर रहे हैं, जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मर्दा के कार्बनिक पदार्थ या हार्मोन्स जो होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। तो पहला सबसे जो इसमें हार्मोन्स क्या होता है आपको पता ही है, अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी। मर्दा में जो मर्द जीव के अपघटित कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अवशेष होते हैं, मतलब क्या होते हैं, चाहे जीव जंतु मर जाते हैं या पेड़ पौधे जो भी नष्ट होकर जो मिट्टी में जब उनके कार्बनिक पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, उससे जो खाद बनती है, जो अवशेष बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और हार्मोन्स बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं आपको पता ही है। हार्मोन्स बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हार्मोफिकेशंस बोलते हैं। और हार्मोन से वापस खनिज बनने की क्रिया को खनिजीकरण बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद जो हार्मोन्स होता है वो दो प्रकार का होता है। मोर हार्मोन्स होता है, ये अपरिपक्व होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, अपेक्षाकृत जो होते हैं, लवण वगैरह जो होते हैं कम होते हैं, ये केचुए इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको मोर हार्मोन्स बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो हार्मोन्स है वो आता है मल हार्मोन्स आता है। देखो, मल का मतलब किसका होता है, जो केचुए के मल से बनता है। तो ये परिपक्व हार्मोन्स होता है, और इसे प्राय केचुए भाव होता है, इसे पाए जाते हैं मल हार्मोन्स, है ना। मल हार्मोन्स का मतलब आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसमें क्या होता है, केचुए पाए जाते हैं। और केचुए पाए जाते हैं, आपको पता है केचुए क्या होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जीव जंतु मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अपन डाल देते हैं उसमें खाद के अंदर, खाद को खा के मल जो होता है, वो जो खाद होती है वो केचुए की खाद होती है, उसको मल हार्मोन्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है मृदा जल, है ना। तो अपन मृदा के संगठन की बात कर रहे हैं, मतलब जो मृदा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है आपको पता है। पहले खनिज संगठक थी, उसका आयतन लगभग 40% था, आपने बात की थी। उसके बाद बात करते हैं मृदा कार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं, जो आयतन 10% था। अब तीसरा जो बात आती है वो आती है आपके मृदा जल की, आयतन जिसका कितने 25% करीब होता है। तो मृदा जल क्या होता है, मृदा जल मतलब मिट्टी के अंदर जो जल पाया जाता है ना। और मृदा जल मुख्य स्रोत वर्षा ही है। आएगा कहाँ से, मिट्टी के अंदर जल कहाँ से आएगा, मिट्टी के अंदर जल कहाँ से आएगा, मिट्टी के अंदर जल कहाँ से, वर्षा से आएगा। तो वर्षा है, तो भारी वर्षा के दौरान क्या होता है, कुछ जल तो होता है जो बह जाता है ना, ढलानों से बह जाता है, उसको वायु मल या रन ऑफ वाटर बोलते हैं, मतलब बह के चला जाता है। कुछ जल होता है वो क्या होता है, जमीन के द्वारा अंदर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अंदर चला जाता है, सोख लिया जाता है, उसको जल गुरुत्व कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं तुम। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण जल है जो अंदर चला गया है, वो क्या होता है, पौधों के लिए सहज ही उपयोगी नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, पौधों के लिए सहज ही प्राप्त नहीं होता है। कौन सा गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वाकर्षण जल मतलब ये बरसात हुई है तो ये क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है ये नीचे चला जाता है, धरातल में चला जाता है रिस्क, है ना। तो पौधे तो यहाँ पे होते हैं, जो यहाँ पे वाटर होगा वो काम आएगा। तो ये वाटर होता है, ये पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण जो जल होता है। वर्षा जल का कुछ जो अंश होता है मृदा की, जो क्लिलीय या कोलोइडल कणिका, मतलब क्या होता है उसमें जो मृदा होती है, मिट्टी के ये कण होते हैं। और कुछ जो जल होता है ना, ये जो बीच में, इनके बीच में जो केशिकाएं पाई जाती है, ये कणिकाएं हैं, ये क्लिलीय बोलते हैं, इसको कोलोइड है, ये मृदा के कण है। इनके बीच में क्या होता है, कई बार यहाँ पे जमा हो जाता है, ये जल है ये यहाँ पे इनके जो मिट्टी के कणों के बीच में, इसको केशिकीय जल, मतलब ये केशिकाएं बन जाती है ना, इनके बीच में ही जमा हो जाता है जल, इसको केशिका जल बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो केशिका जल होता है पौधों को सहज उपलब्ध होता है, और पौधों के लिए सहज उपलब्ध होता है, और स्वादिक महत्वपूर्ण होता है। आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे, याद रखना कि कौन सा जल होता है जो पौधे के लिए उपयोगी है, या कौन सा जल है जो पौधे सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। केशिका जल है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे चला जाता है, धरातल में चला जाता है, वो पौधे नहीं काम ले सकते उसको। अब अगली बात आती है, मृदा जल का कुछ भाग मृदा कलिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसमें जो मृदा का जल है, अब जल है तो कुछ क्या होता है, ये जो
सोयल पार्टिकल्स है, कण है मृदा के, तो इनके खुद के द्वारा क्या अवशोषित कर लिया जाता है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये अच्छे से पकड़ लेगा इस पानी को, तो ये भी क्या होते हैं, पौधे काम नहीं ले पाएंगे। ये जो जल होगा इसको भी पौधे काम नहीं ले पाएंगे, है ना। इसको आर्द्रता जल बोलते हैं, इसको आर्द्रता जल बोलते हैं। जो रासायनिक बंधों के द्वारा कण के साथ बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आता है कि मृदा जल धारिता या क्षेत्र क्षमता क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। ध्यान से देखना, यहाँ से इजी है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मृदा में जल की उस मात्रा को कहते हैं जो मिट्टी की गुरुत्वाकर्षण जल निकास के बाद जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, मृदा जल, है ना। मृदा में जल की उस मात्रा को कहते हैं जो मिट्टी में गुरुत्वीय जल के निकास के बाद शेष रहता है। मतलब क्या होता है, क्षेत्र जो क्षमता बात करें अपन, फील्ड कैपेसिटी की बात करें, फील्ड कैपेसिटी की बात करें, फील्ड कैपेसिटी क्या है, इस फील्ड की कैपेसिटी क्या है, इस फील्ड की कैपेसिटी क्या है, इसमें कितना जल है, ठीक है। इसमें से कब ये फील्ड कैपेसिटी किसको बोलेंगे, जब यहाँ से जो गुरुत्वाकर्षण जल जो नीचे चला गया वो तो है ही नहीं इसमें, उसको निकाल दे, बाकी जो इसके अंदर सारा जल बचा है उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखो, केशिका जल, ठीक है, अपन को पता है जो केशिकाओं के बीच में जल पाया जाता है। आर्द्रता जल जो कणों के साथ रासायनिक बंध के द्वारा जो होता है, और रासायनिक संयुक्त जल है जो बीच में बॉन्डिंग बनाने का काम आ रहा है, और जल वाष्प जो इसके आसपास रहती है, तो ये इसकी क्षेत्र क्षमता होगी। अब आर्द्रता जल तथा केशिका जल के योग को जल धारण क्षमता कहते हैं, है ना। अब भूमि की जल धारण क्षमता क्या है, जो आर्द्रता जल है और केशिका जल है ना, जो कणों के आसपास पाया जाता है। ये केशिका जल तो ये हो गया जो कणों के चारों तरफ पाया जाता है, केशिकाओं में पाया जाता है, और आर्द्रता जल जो इसके आसपास और ऊपर नीचे इस प्रकार से जो भी आसपास होगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, जल की धारण क्षमता बोलेंगे। और आर्द्रता की वह प्रतिशत जो मृदा के उस समय होती है उस पौधे में पहली बार स्थायी मलानी उत्पन्न कर देती है, मलानी गुणांक कहलाते हैं। अब मलानी गुणांक क्या होता है ये भी ध्यान दो आप। मलानी गुणांक का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये कोई पौधा है ना, इसके अंदर मान लो अभी 10% वाटर है, अभी इस धरातल के अंदर बात करें, भूमि के अंदर 10% वाटर है। अब मान लो ये 10% से ये 9% पानी हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, जल हो गया, और पौधा मुरझा गया, है ना। तो मतलब वो मात्रा भूमि के अंदर, मान लो ये भूमि के अंदर जल की वह मात्रा जिसके अंदर पौधा पहली बार स्थायी मलानीता दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं, मलानी गुणांक कहलाते हैं, है ना। तो मतलब वह मात्रा अब कितनी, ये 9% क्या होगी, मलानी गुणांक हो गया, क्योंकि 9% 10% थी जब तक तो पौधा हरा था, और 9% होते ही ये क्या हो गया, मुरझा गया, है ना। इसके बाद तो फिर मुरझाएगा, सूखेगा इस प्रकार से, लेकिन 10 से 9 आते ही मुरझा गया, इसको बोलते हैं मलानी गुणांक। भूमि में उपस्थित समस्त जल पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, आपको पता ही है। जल का वह भाग जो पौधे अवशोषित करते हैं वो प्राप्य अवेलेबल वाटर बोलते हैं, मतलब जो तो प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्य, और जो नहीं प्राप्त कर सकते अप्राप्य वाटर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक शब्दावली के अनुसार मृदा में जल की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं, होलार्ड। होलार्ड मतलब संपूर्ण। पौधे के उपलब्ध होता है तो केसार्ड बोलते हैं, जो उपलब्ध नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अवशोषित नहीं कर सकते तो क्या बोलते हैं, इकायड बोलते हैं, है ना। जो केसार्ड मतलब जो अवशोषित कर सकता है उसको केसार्ड बोलते हैं, जो अवशोषित नहीं कर सकता उसको क्या बोलेंगे, इकार्ड बोलेंगे। अब बोलते हैं कई बार क्या होता है, पौधों की सुचारू वृद्धि के लिए क्या होता है कि जल पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। मृदा के जल की अधिकता को जलाक्रांति कहते हैं। हम लोग कई बार वाटर ज़्यादा हो गया, वाटर लॉजिंग ज़्यादा हो गया, जलाक्रांति मतलब ज़्यादा हो गया तो वो भी नुकसान। तो इसमें क्या, जड़ों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक संचय जो होती है हानि होती है, इस शोषण क्रिया को अवशोषण प्रभावित होता है। पौधों की क्षीण वृद्धि इस पर भूमि कार्य की दृष्टि से फिजियोलॉजी ड्राई होती है ना। तो क्या है कि ज़्यादा जो ड्राई कंडीशन है या जलाक्रांति है वो भी इसके लिए नुकसान करती है। मान लो ज़्यादा वाटर है तो उसके अंदर क्या होता है, अंदर पौधे श्वसन की क्रिया नहीं कर पाते और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक संचय होने का हानि हो जाती है ना। अंदर ऑक्सीजन तो नहीं ले पाएंगे पानी के अंदर, तो इससे क्या हो जाएगा, उस प्रकार की जो भूमि होगी उसको कार्य की दृष्टि शुष्क या नॉन इएक्टिव अपन उसको लैंड बोलते हैं।
अब आती है मृदा वायु। मृदा सोइल एयर। तो ये मृदा वास्तव में एक छिद्रित होती है। आपको पता है ये मृदा क्या होती है? मृदा के अंदर ऐसे कण पाए जाते हैं। तो ये कण पाए जाते हैं, इनके बीच में अवकाश पाए जाते हैं, इनके बीच में क्या हवा भर रहती है ना इनके। और आपको पता है हवा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी इसमें पौधे उगते हैं तो उनको क्या ऑक्सीजन यहाँ से मिलती रहती है। कार्य की दृष्टि से नाइट्रोजन भी मिलती रहती है। नाइट्रोजन यौगिक जो जीवाणु होते हैं वो भी रहते हैं, ताकि इनको अच्छे से जो इसकी जो क्रियाएँ होती है वो होती रही। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई ज़्यादा दलदल वाली जगह है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जड़ें अंदर है लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जैसे मैंग्रोव वनस्पति, तो वहाँ की जड़ें क्या होती है? न्यूमेटोफोर, याद रखना, मैंग्रोव पादप में न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है। जैसे ये जो कोई पादप है तो इसके अंदर जड़ें ऐसी क्या ऊपर निकल के आ जाती है ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पति के न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है। और किस लिए होती है ये? ऑक्सीजन के लिए होती है। अब नेक्स्ट जो कारक आता है वो आता है स्थलाकृति कारक। अपने ये मर्दीय कारक पटा। इसके बाद जो तीसरा जो कारक आता है एनवायरन फैक्टर का, पर्यावरणीय कारक का, वो होता है स्थलाकृति कारक। किसी भी भूभाग का भौगोलिक स्थिति वहाँ की वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको पता है किस प्रकार की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उस हिसाब से उसकी वहाँ पे वनस्पति होती है। जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ में आपको देखोगे अलग वनस्पति है, रेगिस्तान में देखो तो अलग वनस्पति है, जहाँ पर ज़्यादा जल की मात्रा है वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति है। जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति उस प्रकार की वहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पति पाई जाएगी। तो इसमें देखो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुंगता क्या होती है, पहले तो ये आपको याद रखना है। तुंगता समुद्र तल से ऊंचाई होती है ना, उसको तुंगता बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं, तुंगता। ठीक है, ये वर्ड याद रखना हमेशा। तुंगता, एल्टीट्यूड। समुद्र तल से जो तुंगता वर्ड थे इसका मतलब क्या होता है, पहले भी एक दो बार आया था, है ना। तो तुंगता मतलब का क्या होता है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको तुंगता बोलते हैं। और अक्षांश क्या होता है आपको पता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की तरफ जो दूरी होती है उसको अक्षांश बोलते हैं। ये दोनों ही चीजें क्या होती है? स्थलाकृति कारक है, और ये दोनों प्रभावित करती है। तो अब इनमें कौन कौन से, देखो सबसे पहले आता है तुंगता। तुंगता आपको पता ही है तुंगता क्या होती है ना। तुंगता समुद्र तल से ऊंचाई होती है। तो किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना ही वहाँ का तापमान कम होगा। आपको पता है समुद्र में 165 किलोमीटर ऊंचाई पर चलते हैं, समुद्र तल से अपन प्रत्येक 165 किलोमीटर ऊंचाई पर चलते हैं तो वहाँ पर जो तापमान होता है 1 डिग्री गिर जाता है। इसी प्रकार ये कह रहा है जैसे 1000 मीटर की ऊंचाई पर अपन चलते हैं, है ना, तो क्या होता है 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो गिर जाता है। इसी प्रकार 1000 1500 मीटर ऊंचाई पर वनस्पति सुपस्ट परिवर्तन आते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर ऊपर चलेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और वनस्पति के अंदर भी चेंजेस आते रहेंगे। जो विषुवत रेखा से अपन ध्रुव रेखा की तरफ जाते हैं उसी प्रकार के समतुल्य होते हैं। मतलब जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं जो वनस्पति में परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन जब अपन समुद्र तल से नीचे से अपन ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम होता है, वैसे परिवर्तन उनमें देखे जाते हैं। एक अध्ययन से देखिए बता रहे 1200 मीटर की ऊंचाई मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1200 3300 मीटर की पर जो वन होते हैं काफी कम होते हैं। 3600 मीटर पर वो जो वन होते हैं बिल्कुल ही समाप्त होते हैं। 4200 मीटर पर अल्पाइन क्षेत्र के ठीक नीचे मॉस सेक, मतलब ये जो छोटे जो होते हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, बाकी ऊपर वनस्पति वगैरह नहीं पाई जाती। तो ये इकोलॉजिकली जो भिन्नता है उसका परिणाम बताया गया है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ढाल आती है, स्लोप। ढाल, ढाल पर्वतों का एक स्वाभाविक लक्षण आपको पता है ढाल का। ये देखो इसमें जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, ये ढाल है, ढाल दिखा रखी है, ये ढाल है, स्लोप है, ठीक है। तो ढाल है पर्वतों का स्वाभाविक गुण है। सामान्य ढाल वर्षा उपरांत तीव्र प्रवाह होता है। इस कारण अधिकांश जो होते हैं वो इसका रिसाव नहीं हो बंदा इसका रिसाव नहीं हो पाता। इस कारण यहाँ वनस्पति पूर्ण अभाव होता है अथवा कुछ झाड़ीनुमा मर्द भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि ढाल पाई जाती है। देखो ये ढाल है, ये ढाल है। मान लो यहाँ पे वर्षा आती है तो पानी ठहरेगा नहीं, मृदा ठहरेगी नहीं, तो यहाँ पे इस प्रकार से रिसाव हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर वनस्पति पाने के बहुत ही कम चांस होते हैं। कुछ वनस्पति होती है जैसे झाड़ीनुमा होती है, आगे यूफोर्बिया मरुद्वीप वनस्पति इसमें पाई जाती है। अब आता है ढाल का
आवरण, सॉरी, ढाल का अनावरण, एक्सपोजर ऑफ स्लोप, मतलब किस प्रकार ढाल का मुख है, किधर क्या है। तो ये कह रहे पर्वतों के दक्षिण मुखी ढालों की पर उत्तरमुखी ढालों की अपेक्षा अधिक धूप गर्मी पड़ती है, इसी कारण दक्षिण ढलानों पर मरुभूमि वनस्पति तथा उत्तरी ढलानों पर सतही वनस्पति का बाहुल्य होता है। तो इस डायग्राम में देखिए आप, देखो ये सन है और ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, इसका मुख इधर है, दक्षिण है, इधर का इसका मुख इधर उत्तर। तो ये कह रहा है कि जो दक्षिण मुखी जो होते हैं, ठीक है, दक्षिण मुखी जो होते हैं ना, उनके ऊपर सनलाइट ज़्यादा गिरती है, और ये जो उत्तर मुखी है उनके ऊपर सनलाइट कम गिरती है। तो ये फिर दूसरी बात आपको बता देगा कि इसी कारण दक्षिण ढलानों पर मरुद्भिद वनस्पति, तो दक्षिण के ढलान उन पर मरुद्भिद पाई जाएगी, और उत्तरी होंगे उनके ऊपर किस प्रकार की पाई जाएगी, उत्तरी ढलानों पर सतही वनस्पति का बाहुल्य होता है, मतलब सनलाइट वगैरह अच्छी होगी तो वहाँ पर ये जो सतही वनस्पति होंगी वो पाई जाएगी। अब आती है पर्वतों की दिशा। पर्वत श्रृंखला का जलवायु व वनस्पति पर अधिक प्रभाव होता है। ये हवाएं निश्चित दिशा में मोड़ते हैं तथा वात उत्पन्न करने दिशा अनुसार पर्वतों को होने वाली प्रकाश की मात्रा, वायु वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन आते हैं। मानसूनी हवाओं के मार्ग में, अब पर्वतों की दिशा का मतलब क्या होता है, पर्वत की दिशा में, जैसे कोई बादल आया उसकी दिशा में, बादल यहाँ पे रहेगा तो बादल से क्या होगा, देखो ये बादल आया तो इसके सामने आ गया, जिससे क्या हो जाएगी, ये बरसात कराने में मदद करेगा। इस प्रकार से एक अवरोध जल अवरोध के रूप में काम में करता है, जिससे क्या बरसात होती है। अब इसकी लेकिन ये दिशा देखी जाती है कौन सी दिशा में, किस दिशा में है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, इसमें आता है जैविक कारक आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। चौथा जो फैक्टर आपको पता ही है, पर्यावरणीय कारक की बात करें, मर्दी कारक की बात करते हैं, इसके अंदर जो चौथा फैक्टर आता है वो आता है बायोटिक फैक्टर। सजीवों के समस्त जैविक क्रियाएं, चाहे वृद्धि हो, चाहे पोषण हो, चाहे प्रजनन हो, चाहे परागकण हो आदि अन्योन्य क्रियाओं का प्रभाव जैविक कारक कहलाते हैं। ओडम ने समस्त जैविक जो क्रियाएं हैं उनको धनात्मक ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं विभक्त किया। अब धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दो कि स्वउपकारिता, म्यूचुअलिज्म, प्राक सहयोगिता, प्रोटो कॉर्पोरेशन और सहभोजिता, कॉम्युनलिज्म। इनके नाम से ही पता चल रहा है, अभी इजी है, देखो आप किस प्रकार से करते हैं। पहले बात करते हैं सह उपकारिता, उपकार करना, है ना, उपकार करना। ये जब सहचारी दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है, मतलब उपकारिता मतलब एक दूसरे को फायदा होता है इसमें, है ना। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, जब दोनों ही जीवों को क्या होता है, लाभ पहुंचता है, ऐसे जीवन को क्या बोलते हैं, सहउपकारिता, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेक, और शेक पता ही आपको किस किस का होता है, लाइकेंस क्या होते हैं, है ना, शैवाल और कवकों का जो सहजीवन होता है उसको लाइकेंस बोलते हैं, दोनों को ही फायदा मिलता है। और नाइट्रोजन स्थितिकारक आपको पता ही है, जो पाए जाते हैं लेगुमिनेसी कुल के जो जड़ें होती हैं उनमें पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, पौधों को तो क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलती रहती है, और जो बैक्टीरिया उनको क्या मिलता रहता है, सहजीवन, और उनसे भोजन मिलता है, कवक मूल। तो ये दोनों ही सहउपकारिता के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद कवक मूल साहचर्य आपको पता ही है, उस श्रेणी के पादपों के मूलों में कवक साहचर्य, कवक मूल साहचर्य बाजार से पाइनस, ओक, हिकोरी, बीच आदि याद रखना। आप पूछ सकता है किस में साहचर्य जो पाया जाता है, हिकोरी वगैरह इनमें सब में पाया जाता है, इस प्रकार से। तो इसमें खनिजों का ये क्या करते हैं, खनिजों का अवशोषण कर पादपों को, जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, खनिजों का अवशोषण कर पादपों को उपलब्ध कराते हैं। इसके उपलक्ष्य में क्या करता है पादप, क्या करता है, उसको सहजीवन प्रदान करता है और उसको भोजन भी देता है ना। ऐसे वर्षों मूलों में मूल रोम नहीं पाते, मूल रोम क्यों नहीं पाते, क्योंकि जो खनिज और जल अवशोषित करके कौन दे देगा, कवक दे देगा। दूसरा जो इसमें जो बात आती है वो आती है आपके प्राक सहयोगिता की। इस तरह के सहजीवन में दोनों समष्टियों को लाभ होता है, ठीक है ना, प्राक सहयोगिता मतलब सहयोग होता है दोनों, किंतु किसी भी समष्टि की अतिजीविता के लिए सहचर्य अनिवार्य बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों को फायदा होता है, लेकिन ये नहीं कि एक नहीं हो उसके साथ तो वो मर जाएगा, ये मतलब दोनों के लिए बाध्य नहीं है कि तेरे बगैर काम ही नहीं चलेगा, है ना। इसका विकल्पी सहउपकारिता मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, काम चलेगा। जैसे इसके क्या होता है, जो हर्मिट करकट होता है, जो साधु केकड़ा बोलते हैं इसको, इसके ऊपर क्या सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन होता है, वो इसके ऊपर चिपक जाता है। इसमें क्या होता है, फायदा ये है कि जो केकड़ा चलेगा तो एनिमोन को तो क्या होती है, उसको अपनी स्थान परिवर्तन में फायदा मिलेगा, मतलब उस केकड़े की जो ऊपर का जो कवच है उसके ऊपर चिपक जाएगा और वहाँ बैठ रहेगा, तो केकड़ा चलेगा तो उसके साथ साथ वो चलता रहेगा, उसको क्या स्थान परिवर्तन में फायदा मिलेगा।
है ना, और स्थान परिवर्तन करेगा उसको अच्छा भोजन मिलता रहेगा, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगा भोजन उसको मिलता रहेगा। साथ साथ में कर्कट को क्या फायदा है, केकड़े को क्या होता है, सीनिमोन होती है उसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूमेटोसाइट्स पाई जाती है। इससे क्या करता है वो केकड़े को उसकी शत्रुओं से रक्षा करता है। अब बात आती है सहभोजिता की, क्यूमिनलिज्म। इस प्रकार के जो सहचारी विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच के लाभ केवल एक को प्राप्त होता है लेकिन हानि किसी को नहीं होती। सहभोजिता मतलब क्या होता है कि इसमें एक को तो लाभ होगा लेकिन हानि नहीं होगी, दूसरे को भी हानि नहीं होगी। कैसे से इसमें एग्जाम्पल है, जैसे अधिपादप या अधिजंतु की बात करें। अधिपादप और अधिजंतु क्या होते हैं, जो दूसरे पादपों के या दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं अधिपादप या अधिजंतु। एपीफाइट या एपिजोन्स, है ना। अधिपादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, मतलब खाना खुद बनाएंगे लेकिन रहने के लिए दूसरे के ऊपर रहेंगे, परंतु केवल आधार के लिए दूसरे पर रुकते हैं। अपनी निलंबी मूल के आर्द्रता के गुठिका या विलामेन द्वारा वातावरण में आर्द्रता ग्रहण करते हैं और प्रकाश द्वारा भोजन बनाते हैं, जैसे वेंडा तथा आर्किड्स अपने पढ़ा जो अधिपादप है। हरित सवाल जैसे बेक्सिक्लेडिया अलोनी जल में पाए जाने वाले कछुओं के कवच पर उगता है, अधिजंतु का उदाहरण है ना। दूसरा आपको वो तो अधिपादप का था और ये अधिजंतु का उदाहरण है। इसके बाद एक कटलताएं। कटलताएं क्या होती है, जो दूसरे के सारे पे चढ़कर ऊपर तक चली जाती है। ऊपर तक क्यों चली जाती है, क्यों वो क्या होते हैं जहाँ पर ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, जंगल पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है दूसरे पौधों के सारे चढ़कर क्या होती है ऊपर उसके मुंह निकाल लेती है, ऊपर ऊपर चढ़ के ऊपर मुंह निकाल लेती है। उससे क्या होता है वो सनलाइट उनको मिलती रहती है ना, ताकि उन्हें प्रकाश की उचित मात्रा मिले। देखो है ना, जैसे टिनोस्पोरा, बिगोनिया बिगोनिया है, बोगनविलिया है, ये इस प्रकार से कठिनताएं हैं। इसके बाद है ऋणात्मक अन्योन क्रियाएं, है ना। ऋणात्मक अन्योन क्रियाएं, वो धनात्मक अन्योन क्रियाएं थी, अब बात करें ऋणात्मक अन्योन क्रियाएं की। ऐसा संयोजन जिसमें एक या दोनों जीवों को हानि पहुंचती है। ऋणात्मक माइनस क्या है, नुकसान होगा ना इसका। इस प्रकार के जो संबंध मुख्यतः तीन में जो वर्गीकृत, शोषण होता है, प्रतिजीविता होती है, स्पर्धा होता है, शोषण। इसमें एक जाति दूसरे को उसके अवलोकन, आश्रय या भोजन के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपभोग करके हानि पहुंचाती है ना। इस प्रकार के का जो शोषण मुख्य आश्रय या भोजन के लिए होता है। अब क्या होता है कि एक जाति होती है ना, वो दूसरे के ऊपर इस प्रकार इसलिए रहती है कि उसको सारा मिलता रहे, आश्रय मिलता रहे और भोजन ही मिलता रहे, है ना, उसका यूज करती रहे। तो इसको दो भागों में विभाजित किया, परजीविता परभक्षिता, है ना। अब परजीविता की बात करते हैं। वे जीव परजीवी है जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जिसे जीव भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाता है। परजीवी आश्रयदाता या परपोषी शुष्कांग की सहायता से भोजन प्राप्त से अमरबेल है, स्ट्राइका है, औरबेकी है, ये क्या परजीवी है, दूसरे पौधे पे उग जाएंगे और वहाँ शुष्कांग के द्वारा उसका ही जो खाना है वो सोखते रहते हैं, तो चूषण करते रहते हैं, है ना। दूसरा था परभक्षिता। कुछ जीव अन्य जीवों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे परभक्षिता कहते हैं। अधिकांश परभक्षी प्रेडेटर जंतु होते हैं जो शाकाहारी तथा मांसाहारी भी हो सकते हैं। पौधों खाने वाले शाकाहारी परभक्षी से डिक्टेला, जो फेंक्स आदि कीटों, गोलकृमि आदि को भक्षण करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पौधे जैसे कीट भक्षी पादप से आपको बताइए, है ना, जैसे नेफेंथीज है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है आदि, ये सामान्यतः नाइट्रोजन कमी अथवा जलाकांत मृदा में उगते हैं। ये पौधे अपने विशेष अंगों के साथ कीटों को भक्षण करते हैं। इसके बाद जो बात आती है प्रतिजीविता, इसमें एक जीव कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है जिससे दूसरे जीव की हानि पहुंचाता है या मृत्यु भी हो सकती है, प्रतिजीविता कहलाती है। कई उस्तर पादों की जड़ें हानिकारक रासायनिक स्त्रवण दूसरे जातीय पौधों को जीवों अंकुरण को रोक देती है, जैसे इसे एलिलोपैथी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी, मतलब खुद क्या करेगा, ऐसे रासायनिक पदार्थ सीक्रेशन करेगा जिससे दूसरे को खत्म कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा उसका ही आसपास में वो रहेगा। प्रतिजीविता मुख्य जीवों तथा कवक जीवाणु एक्टिनोमाइसीट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एलोपैथी पार्थिनियम जो घास है, आपको पता है गाजर घास बोलते हैं इसको, वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है। लेटाना है, यूकेलिप्टस है, नीलगिरी जिस पादप है, इस प्रकार से। तीसरा आता है प्रतिस्पर्धी। और प्रतिस्पर्धी जहाँ पर आ जाता है, आपको पता ही है प्रतिस्पर्धी किसके लिए होती है। प्रतिस्पर्धा सम्मान जो जाति होती है उसमें होती है, असमान जाति में भी हो सकती है, आवास के लिए हो सकती है प्रतिस्पर्धा, भोजन के लिए हो सकती है। तो इस प्रकार जो जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है तो अंतरजातीय या स्वजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब विभिन्न जातियों के बीच में होती है तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसका देखो संक्षेप में पूरा टेबल में दिया हुआ है, इसकी अपन बात करते हैं।
जैसे इसमें पहले बताया संबंध किस प्रकार का, संयोगी प्रकार का है। तो सहयोगी प्रकार के हम देखो सहउपकारिता, सहउपकारिता में कहते हैं दोनों को ही फायदा होता है। प्लस प्लस का निशान का मतलब क्या होता है, दोनों की पारस्परिक आदान प्रदान लाभ होता है। और साहचर्य बाध्यकारी है, मतलब इनका रहना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दूसरा था प्राक सहयोगिता, प्रोटो कॉर्पोरेशन, है ना। इसमें दोनों को लाभ होता है लेकिन साहचर्य बाध्य नहीं है, मतलब साथ रहना बाध्यकारी नहीं है, दोनों को लाभ होता है इसमें। सहभोजता, इसमें एक को लाभ होता है, एक को कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है ना। इसके बाद बात करते हैं असहयोगी नॉन कोऑपरेटिव प्रकार की बात करते हैं। प्रतिजीविता, इसके अंदर एक को नुकसान होता है और दूसरे को किसी प्रकार का कोई प्रभावित नहीं होता है। दूसरा आता है परजीविता, पैरासिटिज्म, इसमें एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। जैसे अपन बात करते हैं, जूं की बात करें, है ना, जो सर में पाई जाती है, तो ये क्या करती है, दूसरे को तो हानि पहुंचे, खुद तो खून चूसती रहती है और दूसरे को हानि पहुंचाती है। इस प्रकार से एक को लाभ होता रहता है, दूसरे को नुकसान होता रहता है। ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जाते हैं। इसके बाद परभक्षण, एक को लाभ दूसरे को हानि। इसमें प्रतियोगिता, एक दूसरे साथी के लिए, एक दूसरी जाति के लिए हानिकारक। प्रतियोगिता जहाँ पर होती है, कंपटीशन होती है, तो वो क्या होती है, एक दूसरे के लिए हानिकारक होती है। तो इसी प्रकार से ये जो अपना पर्यावरण कारक था, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसका आप अच्छे से अध्ययन करके इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जरूर देखिए। इसके बाद जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अगला चैप्टर जो अपन देंगे, जो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आप लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे से आप अध्ययन करें, समय का उपयोग करें।